नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल जेस स्टडी पॉइंट पर। आज हम लोग कॉस्मोस पब्लिकेशन की बुक एनसीईआरटी सार संग्रह से भारतीय राज्य व्यवस्था की पार्ट 3 वीडियो करने वाले हैं। पार्ट 2 और पार्ट 1 ये दोनों वीडियो आप प्लेलिस्ट पे जाकर देख लें। इसमें कुल 3 टॉपिक कवर करेंगे हम लोग। पहला टॉपिक है 7वीं अनुसूची के प्रमुख विषय, दूसरा है उद्देशिका, तीसरा है संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। 7वीं अनुसूची के प्रमुख विषय, चलिए देखते हैं। भारतीय संविधान के अंतर्गत सिविल प्रक्रिया संहिता किस सूची का विषय है? सिविल प्रक्रिया संहिता समवर्ती सूची का विषय है। जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन तथा आपराधिक मामले भारतीय संविधान की समवर्ती सूची में सम्मिलित है। फिर से देखिए, जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन तथा आपराधिक मामले भारतीय संविधान की समवर्ती सूची में सम्मिलित है। आगे बढ़ते हैं। शिक्षा किस सूची का विषय है? शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है। शिक्षा प्रारंभ में राज्य सूची का विषय था। इसे 42वें संशोधन 1976 के द्वारा समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया था। 42वां संशोधन 1976 में इसे समवर्ती सूची में शामिल किया गया है। शिक्षा को। भूमि सुधार किस सूची के अंतर्गत शामिल है? भूमि सुधार राज्य सूची के अंतर्गत शामिल है। रेलवे पुलिस किस सूची का विषय है? राज्य सूची का विषय है। आइए आगे देखते हैं अब। आर्थिक नियोजन किस सूची का विषय है? आर्थिक नियोजन समवर्ती सूची का विषय है। कृषि भारतीय संविधान की किस सूची से संबंधित है? कृषि भारतीय संविधान की राज्य सूची से संबंधित है। पंचायती राज किस सूची में सम्मिलित है? राज्य सूची में सम्मिलित है। अब देखते हैं आगे। दंड प्रक्रिया भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की सूची 3 में शामिल है। दंड प्रक्रिया भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की सूची 3 समवर्ती सूची में शामिल है। विवाह, विवाह विच्छेद और गोद लेना आदि संविधान की 7वीं अनुसूची में किसके अंतर्गत सम्मिलित किए गए हैं? सूची 3 समवर्ती सूची में सम्मिलित किए गए हैं। अब आइए देखते हैं तीनों सूचियों से संबंधित प्रमुख विषय। संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। संघ सूची में कौन कौन से विषय आते हैं? आइए देखते हैं, ध्यान से सुनिएगा। आइए देखते हैं। संघ सूची के विषय प्रतिरक्षा, विदेशी मामले, नागरिकता, संचार, डाक व तार, निगम कर, सेवा कर, युद्ध और शांति, सीमा शुल्क व निर्यात शुल्क, बीमा, प्रत्यार्पण, शेयर बाजार, अंतर्राष्ट्रीय संधि और करार, रेलवे, मुद्रा और रिजर्व बैंक। आगे देखते हैं, ये सभी संघ सूची के विषय हैं। मुद्रा और रिजर्व बैंक, समुद्री व हवाई मार्ग, विदेशी ऋण, विदेशी व्यापार, लॉटरी, आयकर, कृषि से भिन्न, जनगणना, डाकघर, बचत बैंक, स्टॉक एक्सचेंज, ये सभी संघ सूची के विषय थे। अब देखते हैं राज्य सूची के विषय। देखते हैं राज्य सूची का विषय। राज्य सूची में लोक व्यवस्था, पुलिस, रेल व ग्रामीण पुलिस सहित कारागार, भूमि, स्थानीय स्वशासन, प्रादेशिक लोक सेवा, लोक स्वास्थ्य, बाजार एवं मेले, ये सभी राज्य सूची के विषय हैं। सट्टा व जुआ, कृषि भूमि और संपदा, कृषि भूमि पर संपदा शुल्क, पशुपालन, सिंचाई, कृषि आय पर कर, गैस, शराब, मनोरंजन, भू राजस्व या लगान, विद्युत पर कर, पथ कर, प्रति व्यक्ति कर, विलासिता की वस्तुओं पर कर, ये सभी राज्य सूची के अंतर्गत शामिल है। अब देखते हैं समवर्ती सूची। समवर्ती सूची के अंतर्गत कौन कौन से विषय शामिल है, तो चलिए देखते हैं। समवर्ती सूची के अंतर्गत दंड विधि, प्रक्रिया विधि, आर्थिक व सामाजिक योजनाएं, शिक्षा, वन, विवाह एवं विवाह विच्छेद, कारखाने, मजदूर संघ, खाद्य पदार्थों और अन्य पदार्थों का अपमिश्रण, जनसंख्या नियंत्रण व परिवार नियोजन, ये सभी समवर्ती सूची के विषय हैं। आगे देखते हैं।
संपत्ति का अर्जन व अधिग्रहण, विद्युत, वाट माप, वन्य जीव जंतुओं का संरक्षण, समाचार पत्र, पुस्तकें और मुद्रणालय, स्वच्छता व औषधालय, औद्योगिक विवाद, उत्तराधिकार, विधि वृत्ति, चिकित्सा वृत्तियाँ, कीमत नियंत्रण, जन्म मरण पंजीकरण, ये सभी समवर्ती सूची की विषय हैं। अब देखते हैं वर्तमान में संघ सूची में कितने विषय हैं। वर्तमान में 98 विषय हैं। राज्य सूची में कितने विषय हैं? राज्य सूची में 59 विषय हैं। समवर्ती सूची में कितने विषय हैं? समवर्ती सूची में 52 विषय हैं। आगे बढ़ते हैं, अब उद्देशिका देखते हैं। टॉपिक 2 है ये, उद्देशिका प्रस्तावना। जूम कर लेते हैं थोड़ा, ठीक है। प्रस्तावना। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण, प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, आगे करते हैं, उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बद्धता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मा अर्पित करते हैं। आपने देख लिया प्रस्तावना, आपने प्रस्तावना देख लिया। अब आगे देखते हैं क्वेश्चंस। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था? संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया गया था। भारतीय संविधान का कौन सा भाग भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित करता है? संविधान की प्रस्तावना धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित करता है। अब देखते हैं, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को एक प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य के रूप में घोषित किया गया है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को एक प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य के रूप में घोषित किया गया है। अब देखते हैं, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ऐसा किस बात में कहा गया है कि अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान के प्रस्तावना में भी संशोधन किया जा सकता है, परंतु यह मूल ढांचे का उल्लंघन करने वाला नहीं होना चाहिए। अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान की प्रस्तावना में भी संशोधन किया जा सकता है। यह किस बात में कहा गया है? केशवानंद भारतीवाद में 1973 में कहा गया है। अब देखते हैं संविधान संबंधी विचार। उद्देशिका को किसने क्या कहा, यही इसमें दिया गया है। तो उद्देशिका को के.एम. मुंशी ने राजनीतिक जन्मपत्री कहा है। ठाकुरदास भार्गव ने उद्देशिका को संविधान की आत्मा कहा है तथा N.A. पालकीवाला ने संविधान का परिचय पत्र कहा है। उद्देशिका को संविधान का परिचय पत्र कहा है N.A. पालकीवाला ने। अब देखते हैं आगे, अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा है। डायरेक्ट पेपर में आता है, अनुच्छेद 32 को संविधान का आत्मा किसने कहा, संविधान का हृदय किसने कहा? तो आपको आंसर करना है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा है। अब देखते हैं, सर अर्नेस्ट वाकर ने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा है। सर अर्नेस्ट वाकर ने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा है। आगे देखते हैं, भारत के संदर्भ में पंथनिरपेक्ष शब्द का सही भाव क्या है? भारत के संदर्भ में पंथनिरपेक्ष शब्द का सही भाव, भारत में राज्य का कोई पंथ धर्म नहीं है।
भारत में राज्य का कोई पंथ धर्म नहीं है। उद्देशिका में सम्मिलित सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय के तत्व किससे संबंधित है? उद्देशिका में सम्मिलित सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय 1917 की रूसी क्रांति से सम्मिलित है। आगे देखते हैं, उच्चतम न्यायालय ने किस बात में यह धारणा प्रस्तुत की है कि उद्देशिका संविधान का अभिन्न अंग है? उद्देशिका संविधान का अभिन्न अंग है। S.R. बोम्मई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। S.R. बोम्मई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया बाद में कहा गया है। सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव है, यह सिद्धांत कहलाता है सार्वभौमिकता का सिद्धांत। सार्वभौमिकता का सिद्धांत। आगे देखते हैं, भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है हम भारत के लोग। हम भारत के लोग शब्दों से संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है। आगे देखते हैं, लोक कल्याण शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है, बल्कि यह राज्य के नीति निर्देशक तत्व का भाग है। लोक कल्याण शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है, बल्कि यह राज्य के नीति निर्देशक तत्व का भाग है। आइए अब आगे देखते हैं, किस संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन किया गया था? किस संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन किया गया था? 42वें संविधान संशोधन के द्वारा उद्देशिका में संशोधन किया गया था। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है, उनका विस्तार कहाँ है? उनका विस्तार मूल अधिकारों, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों एवं मौलिक कर्तव्यों के अध्याय में है। आगे देखते हैं, राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है? राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व संप्रभुता है। समाजवादी, अखंडता तथा पंथ निरपेक्ष शब्द संविधान की प्रस्तावना में किस संशोधन के द्वारा सम्मिलित किए गए थे? 42वें संविधान संशोधन के द्वारा सम्मिलित किए गए थे। आगे देखते हैं, उद्देशिका को राजनीतिक जन्मपत्र की संज्ञा किसने प्रदान की? उद्देशिका को राजनीतिक जन्मपत्र की संज्ञा K.M. मुंशी ने प्रदान की। प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। उच्चतम न्यायालय ने यह मत किस बाद में व्यक्त किया था? यह मत बेरुबारी बनाम संघ मामले में वर्ष 1960 में व्यक्त किया था। फिर से देखते हैं, प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। उच्चतम न्यायालय ने यह मत किस बाद में व्यक्त किया था? यह मत बेरुबारी बनाम संघ मामले में वर्ष 1960 में व्यक्त किया था। आगे देखते हैं, संविधान निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले संविधान सभा के सदस्य सर अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर के अनुसार संविधान की प्रस्तावना हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है। अब देखते हैं, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य के मामले में न्यायमूर्ति एवं हिरदयतुल्ला ने उद्देशिका को संविधान की मूल आत्मा कहा है। संविधान की मूल आत्मा किसने कहा और कब कहा? गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य के मामले में न्यायमूर्ति एवं हिरदयतुल्ला ने उद्देशिका को संविधान की मूल आत्मा कहा है। अब आगे देखते हैं, लास्ट टॉपिक है संघ एवं राज्य क्षेत्र। संघ एवं राज्य क्षेत्र। अनुच्छेद 1 के 3 भारत के राज्य क्षेत्र में निम्नलिखित क्षेत्र शामिल होंगे। राज्य के राज्य क्षेत्र, राज्यों के राज्य क्षेत्र, संघ राज्य क्षेत्र, ऐसे अन्य राज्य क्षेत्र जो अर्जित किए जाए, ये तीनों भारत के राज्य क्षेत्र में शामिल होंगे। अब देखते हैं, भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार किसे प्राप्त है? भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार किसे प्राप्त है? संसद को प्राप्त है। किसी भी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार संसद को प्राप्त है। संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत होगा, राज्यों का संघ होगा।
भारत में कितने राज्य एवं संघीय प्रदेश हैं? भारत में 28 राज्य एवं 8 संघीय प्रदेश हैं, जिसमें राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र भी सम्मिलित है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र भी सम्मिलित है। अब आगे देखते हैं। लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए अधिकतम कितनी सीटें आरक्षित है? लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए अधिकतम कितनी सीटें हैं? 20 सीटें हैं। 2 पृथक केंद्र शासित प्रदेशों के रूप में जम्मू कश्मीर का विभाजन कब किया गया? जम्मू कश्मीर का विभाजन 31 अक्टूबर 2019 को किया गया। अब देखते हैं संघ एवं इसके राज्य क्षेत्रों से संबंधित अनुच्छेद। अनुच्छेद विषय वस्तु। अनुच्छेद 1 में है संघ के राज्य क्षेत्र का नाम। संघ के क्षेत्र का नाम। अनुच्छेद 2 में है नए राज्यों के प्रवेश अथवा स्थापना का संसद का अधिकार। नए राज्यों के प्रवेश अथवा स्थापना का संसद का अधिकार। अनुच्छेद 3 में है नए राज्यों की स्थापना तथा वर्तमान राज्यों के क्षेत्रफल सीमा अथवा नामों में परिवर्तन। नए राज्यों की स्थापना तथा वर्तमान राज्यों के क्षेत्रफल सीमा अथवा नामों में परिवर्तन अनुच्छेद 3 में है। अनुच्छेद 4। अनुच्छेद 2 एवं 3 के अंतर्गत बनाए गए कानून जिनके द्वारा पहली तथा चौथी अनुसूची एवं पूरक अनुसांगिक एवं अनुवर्ती मामलों में संशोधन किया जा सके। आगे देखते हैं। नए राज्यों के गठन की शक्ति किसे प्राप्त है? नए राज्य के गठन की शक्ति संसद को प्राप्त है। राज्य के पूर्ण गठन से संबंधित फजल अली आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? फजल अली आयोग का गठन वर्ष 1953 में किया गया था। भाषाई आधार पर भारत में सर्वप्रथम किस राज्य का गठन किया गया था? भाषाई आधार पर भारत में सर्वप्रथम आंध्र प्रदेश राज्य का गठन किया गया था। राज्य पूर्ण गठन आयोग ने 1 नवंबर 1956 को कितने राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश बनाए थे? राज्य पूर्ण गठन आयोग ने 1 नवंबर 1956 को कितने राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश बनाए थे? 14 राज्य एवं 6 संघ राज्य बनाए थे। आगे बढ़ते हैं। सिक्किम भारत का एक पूर्ण राज्य किस वर्ष बनाया गया था? सिक्किम भारत का एक पूर्ण राज्य किस वर्ष बनाया गया था? 36वें संविधान संशोधन के अंतर्गत वर्ष 1975 में बनाया गया था। भारत में केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन किसके द्वारा किया जाता है? भारत में केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। अब देखिए, जूनागढ़ रियासत को जनमत संग्रह के आधार पर तथा हैदराबाद रियासत को सैन्य कार्यवाही के द्वारा भारत में शामिल किया गया था। जम्मू कश्मीर रियासत के शासक हरि सिंह ने पाकिस्तानी सेना एवं कवालियों के आक्रमण से सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु भारत के साथ विलय पत्र पर हस्ताक्षर करके कश्मीर को भारत में सम्मिलित किया था। फिर से देखते हैं। जूनागढ़ रियासत को जनमत संग्रह के आधार पर तथा हैदराबाद रियासत को सैन्य कार्यवाही के द्वारा भारत में शामिल किया गया था। जम्मू कश्मीर रियासत के शासक हरि सिंह ने पाकिस्तानी सेना एवं कबायलियों के आक्रमण से सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु भारत के साथ विलय पत्र पर हस्ताक्षर करके कश्मीर को भारत में सम्मिलित किया था। अब देखते हैं पहले के विशेष राज्यों के राज्य का दर्जा। पहले के विशेष राज्यों को राज्य का दर्जा। राज्य नागालैंड को राज्य का दर्जा 1963 में मिला। हिमाचल प्रदेश को 1971 में राज्य का दर्जा मिला। मेघालय को 1972 में राज्य का दर्जा मिला। सिक्किम को 1975 में राज्य का दर्जा मिला। सिक्किम को 1975 में राज्य का दर्जा मिला। अरुणाचल प्रदेश को 1987 में राज्य का दर्जा मिला। त्रिपुरा को 1972 में राज्य का दर्जा मिला। मणिपुर को 1972 में राज्य का दर्जा मिला।
मिजोरम, मिजोरम को 1987 में राज्य का दर्जा मिला। गोवा, गोवा को 1987 में राज्य का दर्जा मिला। 1987 में 3 राज्यों को दर्जा मिला है। अरुणाचल प्रदेश, गोवा और मिजोरम। अरुणाचल प्रदेश और गोवा और मिजोरम, ये तीनों राज्य को 1987 में राज्य का दर्जा मिला है। और 3 राज्य 1972 के हैं जो कि राज्य का दर्जा मिला है। मेघालय, त्रिपुरा और मणिपुर। मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर, ये तीनों को 1972 में राज्य का दर्जा मिला है। अब आगे देखते हैं क्षेत्रीय परिषद। परिषद का नाम, मुख्यालय, सम्मिलित राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र। उत्तरी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय नई दिल्ली है। इसमें सम्मिलित है जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, दिल्ली, चंडीगढ़। अब देखते हैं केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद। केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय प्रयागराज है। इसमें सम्मिलित है उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश तथा छत्तीसगढ़। अब देखते हैं पूर्वी क्षेत्रीय परिषद। पूर्वी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय कोलकाता है। इसमें सम्मिलित है बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और सिक्किम। अब देखते हैं पश्चिम क्षेत्रीय परिषद। पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय मुंबई है। इसमें सम्मिलित है गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, दादरा एवं नागर हवेली तथा दमन व दीव। अब देखते हैं दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद। दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय चेन्नई है। इसमें सम्मिलित है आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, पुडुचेरी, तेलंगाना। आपने देख लिया क्षेत्रीय परिषदें। अब दिया गया है नीचे। अब देखते हैं दिसंबर 1953 में फजल अली की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया था। 3 सदस्यीय राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया था दिसंबर 1953 में। आगे बढ़ते हैं। अब दिया गया है भारत के 28 राज्य व 8 केंद्र शासित प्रदेश। आप इसमें देखिए, ये 4 टॉपिक हम कवर करेंगे। आप यहाँ पर क्षेत्रफल, वर्ग किलोमीटर, भारत के कुल क्षेत्रफल, ये दोनों आप खुद से देख लीजिएगा। हम ये चारों टॉपिक इधर कवर करेंगे। तो आइए देखते हैं। राज्य, राजधानी, भाषा, जिला की संख्या, ये चारों हम देख लेंगे। आप इधर क्षेत्रफल और भारत के कुल क्षेत्रफल का प्रतिशत आप स्वयं से देख लीजिएगा। राजस्थान, राजस्थान की राजधानी जयपुर है। यहाँ हिंदी भाषा बोली जाती है। जिलों की संख्या 50 है। मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, भाषा हिंदी बोली जाती है। जिलों की संख्या 55 है। महाराष्ट्र, महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई, भाषा मराठी बोली जाती है। जिलों की संख्या 36 है। उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, भाषा हिंदी और उर्दू, जिलों की संख्या 75। गुजरात, गुजरात की राजधानी गांधीनगर, भाषा गुजराती, जिलों की संख्या 33। कर्नाटक, कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु, यहाँ भाषा कन्नड़, जिलों की संख्या 31। आंध्र प्रदेश राज्य, आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद, भाषा तेलुगु, जिलों की संख्या 26। उड़ीसा राज्य, उड़ीसा राज्य की राजधानी भुवनेश्वर, भाषा उड़िया, राज्य में जिलों की संख्या 30। छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर, भाषा हिंदी, जिलों की संख्या 28। तमिलनाडु, तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई, भाषा तमिल, जिलों की संख्या 38। बिहार, बिहार की राजधानी पटना, भाषा हिंदी, जिलों की संख्या 38। अब देखते हैं आगे। पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता, भाषा बांग्ला, जिलों की संख्या 23। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर, भाषा अंग्रेजी, जिलों की संख्या 22। झारखंड, झारखंड की राजधानी रांची, भाषा हिंदी, जिलों की संख्या 24। असम, असम की राजधानी दिसपुर, भाषा असमिया, जिलों की संख्या 31। हिमाचल प्रदेश, राजधानी शिमला, धर्मशाला, भाषा हिंदी, जिलों की संख्या 12। उत्तराखंड, उत्तराखंड की राजधानी देहरादून, गैरसैंण, भाषा हिंदी एवं संस्कृत, जिलों की संख्या 13। पंजाब,
पंजाब की राजधानी चंडीगढ़, जिलों की संख्या 23। पंजाब की राजधानी चंडीगढ़, भाषा पंजाबी, जिलों की संख्या 23। हरियाणा, हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़, भाषा हिंदी, जिलों की संख्या 22। केरल, केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम, भाषा मलयालम, जिलों की संख्या 14। मेघालय, मेघालय की राजधानी शिलोंग, भाषा गारो, जिलों की संख्या 12। मणिपुर की राजधानी इम्फाल, भाषा मणिपुरी, जिलों की संख्या 16। मिजोरम, मिजोरम की राजधानी आइजोल, भाषा मिजो और जिलों की संख्या 11। नागालैंड, नागालैंड की राजधानी कोहिमा, भाषा अंग्रेजी, जिलों की संख्या 11। त्रिपुरा, त्रिपुरा की राजधानी अगरतला, भाषा बांग्ला, जिलों की संख्या 8। सिक्किम, सिक्किम की राजधानी गंगटोक, भाषा नेपाली, जिलों की संख्या 6। गोवा, गोवा की राजधानी पणजी, भाषा कोंकणी, जिलों की संख्या 2। आगे देखते हैं। तेलंगाना, तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद, भाषा तेलुगु उर्दू, जिलों की संख्या 33। अब देखते हैं केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश और उसकी राजधानी, जिलों की संख्या और क्षेत्रफल कितना है। केंद्र शासित प्रदेश अंडमान व निकोबार, राजधानी पोर्ट ब्लेयर, जिलों की संख्या 3। क्षेत्रफल देख सकते हैं 8,249 वर्ग किलोमीटर। चंडीगढ़, केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी चंडीगढ़, जिलों की संख्या 1, क्षेत्रफल 114 वर्ग किलोमीटर। दादरा व नगर हवेली तथा दमन व दीव, इसकी राजधानी दमन, जिलों की संख्या 3, कुल क्षेत्रफल 603 वर्ग किलोमीटर। दिल्ली, दिल्ली की राजधानी नई दिल्ली, जिलों की संख्या 11, कुल है 1483 वर्ग किलोमीटर। अब है लक्षद्वीप, लक्षद्वीप की राजधानी कवरत्ती, जिलों की संख्या 1, 32 वर्ग किलोमीटर में है। केंद्र शासित प्रदेश पुद्दुचेरी, इसकी राजधानी पुद्दुचेरी, जिलों की संख्या 4, कुल क्षेत्रफल 492 वर्ग किलोमीटर, 492 वर्ग किलोमीटर। जम्मू कश्मीर, राजधानी श्रीनगर जम्मू, कुल जिलों की संख्या 22, क्षेत्रफल 54,624। लद्दाख की राजधानी लेह, जिलों की संख्या 2, कुल क्षेत्रफल 1,68,055 वर्ग किलोमीटर। भारत का सबसे बड़ा जिला कच्छ गुजरात, 45,652 वर्ग किलोमीटर तथा सबसे छोटा जिला मोहे पुडुचेरी 9 वर्ग किलोमीटर है। आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। आशा करते हैं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब